लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज हम वीडियो का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। इसके अंदर हम पहले समरी को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो आ गए हैं उनसे रिलेटेड, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समरी कि हमने पिछले 2 वीडियो में क्या सीखा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने जाना, एक प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेज़र किया जा सकता है। उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या सोर्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन के। उसके बाद हमने जाना कि यूज़र कौन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे बिजनेस के लिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की कि रिलायबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी, रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी क्या होता है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया कि मेंटेनेंस करना, रिकॉर्ड करना, कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस, डिपिक्ट करना फाइनेंशियल पोजीशन को, और इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना वेरियस पार्टीज़ और ग्रुप के लिए। तो ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने रोल को डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का क्या रोल होता है हमारे लिए। एक बिज़नेस के लिए लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद हमने जाना कि करंट इकोनॉमिक रियलिटी को बताता है अकाउंटिंग, और इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है, ये एक सर्विसेज देता है अपने यूज़र को। अब हम जो उस चैप्टर्स के बीच में आपको कुछ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में जो गिवन है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन था, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। इसके अंदर आपको ए से आई तक कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको फिल करना है जो डैश डैश गिवन है वहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन। इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो किसके अंदर बेस होती है, आपको ये बताना है। टेबल 1 में हमसे पूछा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ए से आई तक आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट पूछता है इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन। आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वो किस पे बेस होती है, तो वो आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे बेसिस होती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा है इंटरनल यूज़र कौन होते हैं बिजनेस के लिए, तो आपके एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ये सब आपके इंटरनल यूज़र्स में शामिल होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में पूछा है ए डैश डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज एन एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द बिजनेस एंटिटी इज एलिजिबल फॉर ए लोन। आपका क्रेडिटर आपको लोन देने से पहले आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, ऐसा आपका क्रेडिटर करता है कि क्या आप उसके लोन को टाइमली रीपे कर पाएंगे, वो आपकी लिक्विडिटी को चेक करता है। डी स्टेटमेंट में पूछा है द इंटरनेट हैज़ असिस्ट इन डिक्रीजिंग टू डैश इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू यूज़र्स। तो इंटरनेट के आने से क्या चीज़ डिक्रीज हो गई कि आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ज़्यादा जल्दी पहुंचा पाते हो। तो टाइम गैप को इंटरनेट ने कम कर दिया है, जल्दी से डेटा अपलोड हो जाता है और आपका यूज़र उस इंफॉर्मेशन को जल्दी देख पाता है। ई स्टेटमेंट में पूछा है डैश यूज़र एंड आर ग्रुप outside the business entity who use the information to make decision about the business entity। जो आपके लिए बिजनेस के आउटसाइड है वो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। आई में आपसे एफ में आपसे पूछा है इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट इफ़ इट इज़। तो वो रिलेवेंट कब होगी इंफॉर्मेशन एक बिजनेस के लिए, जब वो फ्री फ्रॉम बायसनेस, एरर और फेथफुल होगी, तब वो यूज़फुल होगी। जी स्टेटमेंट में पूछा है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ डैश एंड एंड विथ। स्टार्ट होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट से, और उसके बाद एंड होगा ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के बाद। एच स्टेटमेंट में पूछा है अकाउंटिंग मेजर द बेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ यूनिट्स। तो किस टर्म में आप उसको मेजर करते हैं, मॉनिटरी टर्म में। अगला है आई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डिंग इन ऑर्डर। तो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है। आपका जो सेकंड टेस्ट दे रखा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उसमें आपसे पूछा है मान लीजिए कि आप रोमन इंटरप्राइजेज के एक सीनियर अकाउंटेंट हैं और आपको एक 3 स्टेप डिसीजन लेना है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो और डिसीजन के लिए यूज़फुल हो। नीचे आपको हिंट में गिवन है कि आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब
आप जो है बिज़नेस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि रिलायबिलिटी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसके अंदर वैल्युएबिलिटी होती है, फेथफुलनेस होता है और नेचुरलिटी, कि आपके तीनों रिलायबिलिटी के ही पार्ट होते हैं। रिलेवेंस का मतलब है वो टाइमलीनेस होना चाहिए, आप टाइमली आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दें अपने यूज़र को। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपने लिया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो था अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेटिबिलिटी के जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये तीनों आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस चैप्टर के अंदर जो आपको थर्ड टेस्ट दिया है उसमें आपको बताना है विच स्टेक होल्डर ग्रुप, आपको ग्रुप का नाम बताना है और आपको नेचर दिया हुआ है कुछ आइटम्स का, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको स्टेक होल्डर को फाइंड करना है। द वैट एंड अदर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म, तो ये किस स्टेक होल्डर की कैटेगरी में जाएगा? ये जाता है अप्रोप्रिएट रहता है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी, क्योंकि हाँ यहाँ हम रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं। वैट आपका गवर्नमेंट के अंदर चार्ज की जाने वाला एक टैक्स लाइबिलिटी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है द पोटेंशियल फॉर पे अवार्ड एंड बोनस डील्स, तो आप बोनस से डील कर रहे हो, आप अवार्ड्स दे रहे हो, ये सब आपका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस साल के प्रॉफिट कैसे हैं, इस बेसिस पे आप बोनस को डिक्लेयर करते हो। सी ऑप्शन में पूछा है द एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटी ऑफ अ फर्म, तो जहाँ एथिकल और इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस आ जाता है वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का फैक्टर माना जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है वेदर द फर्म हैज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, यानी कि आपकी फर्म का फोर्सिएबल फ्यूचर है, आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने वाले हैं, ऐसा शुरुआत में आपका लेंडर सोच के चलता है। अगला ऑप्शन है ई, जिसमें पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, आपकी शेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, आप प्रॉफिट कैसा अर्न कर रहे हो। ये चीज़ आपके सप्लायर और क्रेडिटर देखते हैं, क्योंकि उनको आपकी लिक्विडिटी से बहुत लेना देना होता है, क्या वो पैसा जो आपको उधार दे रहे हैं वो इन फ्यूचर उनको रिकवर होगा या नहीं, इसलिए वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कि फर्म की क्या कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके क्या प्रोवाइड करवाने वाली है। तो ऐसी चीज़ें कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसका फर्म क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके देने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ टेस्ट आपको गिवन है उसमें आपको एमसीक्यू गिवन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। चार स्टेटमेंट है ब्रॉड फर्नीचर ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर बिजनेस, paid for salary of employee 5,000, paid son fees from her personal bank account 20,000 rupees, paid son fees from the business rupees 2,000। यहाँ जो सी ऑप्शन है कि उसने अपने बैंक अकाउंट से फीस का पेमेंट किया, इससे बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी तीनों आपके बिजनेस की एक्टिविटी हैं, चाहे आपने फर्नीचर खरीद के लाए हो या आपने वेजेस पेमेंट किया हो या आपने अपने बिजनेस अकाउंट से अपने सन को अगर फीस दी है तो वो आपकी कैपिटल में से लेस हो जाएगा ड्राइंग का पार्ट, तो ये तीनों रिलेटेड है, सी ऑप्शन अनरिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दीप्ति वॉन्ट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन। दीप्ति एक बिल्डिंग खरीदना चाहती है, उसके लिए कौन सा डेटा उस डिसीजन में इंपॉर्टेंट होगा? क्या वो चेक करे सिमिलर बिजनेस जिसने अक्वायर किया है ऐसे ही बिल्डिंग 2000 साल मतलब ईयर 2000 में 10 लाख रुपए की, या वो बिल्डिंग की कॉस्ट डिटेल देखे कि 2003 में क्या थी, 1908 में क्या थी और सिमिलर बिल्डिंग की कॉस्ट 2005 में क्या थी, उसको क्या चेक करना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन ए है कि आपके सिमिलर बिजनेस ने अक्वायर करी है ऐसी ही बिल्डिंग। यहाँ कॉस्ट देखने से कोई मतलब नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर ने जिस रेट पे अक्वायर करा है उसी रेट पे लगभग सेम रेट पे आपको भी बिजनेस के लिए बिल्डिंग मिल सकती है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द लास्ट स्टेप अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है? आप कम्युनिकेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, तो ये आपके लिए लास्ट स्टेप होता है। अगली बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के लिए विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंट।
तो क्लियरली प्रेजेंट होता है, ये कौन सी क्वालिटेटिव करेक्ट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है? तो ऐसा 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, अंडरस्टैबिलिटी, रिलेवेंस, कंपैरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिप्रेजेंट होगी तो आप अंडरस्टैंड ईजी कर पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडरस्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है 5th, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट। आप कुछ कॉमन फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या आसान हो जाएगा आपके लिए? कंपैरिजन आसान होगा, या फिर अंडरस्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिलेवेंस होगा, या रिलायबिलिटी? ऐसे में आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा क्योंकि आप सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो। इस तरह हमने 4th टेस्ट को भी डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ लाइक, share and subscribe our channel if you like my videos.